नमस्कार किसान भाइयों। आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों ने हमसे एक प्रश्न पूछा है कि आलू में या गेहूं में जो हम रासायनिक खाद देते हैं तो उन रासायनिक खादों का कैलकुलेशन कैसे करें, कितनी मात्रा में खाद दें। दोस्तों, आज एक तो मैं आपको गेहूं की फसल के लिए वैज्ञानिक तरीके से हम किस तरह से खादों का प्रबंधन करें, कब बुवाई करें, इसकी जानकारी तो दूंगा ही। साथ में आलू की फसल में भी खाद देने के लिए कैलकुलेशन किस तरह करें, कितनी मात्रा में खाद दें, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा समझना जरूरी, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि हम खाद कितनी मात्रा में दें, कितनी आखिर ज़रूरत होती है फसल को, मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने अपनी सॉइल टेस्ट कराया है उसमें जो भी रिजल्ट आया है, फास्फोरस कितनी मात्रा में है, पोटेशियम कितनी मात्रा में है, उसके फसल के अंदर अन्य उर्वरक कितनी मात्रा में है, उसको देखते हुए हमें कितना देना चाहिए, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है अभी इस समय गेहूं की बारे में। तो दोस्तों, गेहूं की फसल की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गेहूं की बुवाई के लिए दिन का तापमान जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। 5 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय सबसे बेहतर समय रहता है। बिजाई का उचित समय पंजाब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर का क्षेत्र पूरा, यहाँ पर सबसे बढ़िया जो समय होता है वो 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर का समय सबसे उचित समझा जाता है। यानी कि अब जो समय चल रहा है नवंबर का, वो सबसे बेहतर समय है दोस्तों। जुताई वगैरह आप बढ़िया गहरी जुताई करते हैं, पहले पलेवा लगाते हैं। अलग अलग जो है राज्यों में अलग अलग तरीके से गेहूं की खेती की जाती है। कहीं जो है बुढ़िया कहते हैं जिसको, यानी बिना पलेवा के गेहूं की बुवाई की जाती है, और कहीं पलेवा लगा के की जाती है। बेहतर पलेवा लगा करके गेहूं की बुवाई करना माना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप खादों का प्रबंधन कैसे करेंगे, इसमें इसकी बात करेंगे। तो गोबर की खाद आप अंतिम जुताई से, अगर सड़ी गली बिल्कुल खाद है तो मैं ये कहूँगा कि पलेवा से पहले की जो जुताई करते हैं हम, उसमें गोबर की खाद तुरंत डाल के तुरंत जुताई करनी चाहिए। और खाद की मात्रा की बात करें तो सड़ी गली खाद 200 केजी प्रति एकड़, अथवा आपके पास कंपोस्ट खाद है केंचुए वाली, उसको 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पहले डालें। उसके बाद जुताई करके पाटा लगा दें और फिर पलेवा लगाएं। ये सबसे बेहतर तरीका है, जिससे क्या होगा कि जब उसको नमी मिलेगी, और इसमें आप अगर आपके जड़ वाले रोग लगते हैं तो अगर ट्राइकोडर्मा मिला देते हैं इसके अंदर, बिवेरिया बेसियाना मिला देते हैं, या आप माइकोराजा पहले मिला करके फिर खाद देते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका दोस्तों। आप माइकोराजा, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना इनका अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उस खाद को थोड़ी मात्रा में आप उसको अलग कर लें, सारी खाद के साथ न मिलाएं, और उस खाद को सिंचाई करते समय या सिंचाई करने के बाद में जब जुताई करते हैं अंतिम, यानी कि नमी होनी चाहिए खेत के अंदर, तब उस खाद को डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे दोस्तों। अब क्या करना है, अब आपको जो है इसमें अगर गोबर की खाद में आप NPK कंसोर्टिया मिला देते हैं, बहुत बढ़िया है। पोटेशियम ह्यूमेट मिला देते हैं और अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं बेहतर है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप रासायनिक खादों का प्रबंधन करते हैं दोस्तों। रासायनिक खादों का प्रबंधन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं। रासायनिक खादों के प्रबंधन के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी जो मुख्य तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक गेहूं के लिए। बुवाई में ज़्यादातर किसान भाई DAP का प्रयोग करते हैं फास्फोरस की पूर्ति के लिए। तो आप मैं कैलकुलेशन को बाद में बताऊंगा किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप फास्फोरस की पूर्ति के लिए गेहूं में NPK 12-32-16 का प्रयोग भी कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे दोस्तों। अब आपने अगर गोबर की खाद पर्याप्त डाली है, इससे ज़्यादा, यानी मैंने 200 केजी प्रति एकड़ बताया, इससे ज़्यादा डालते हैं तो बेहतर है, कम से कम 200 केजी प्रति एकड़ तो डालना ही डालना है। तब आप रासायनिक खादों का प्रयोग आधा कर देंगे, बिल्कुल आधा कर देंगे दोस्तों।
दूसरी बात इस बात पर डिपेंड कर की जाती है कि पिछले साल हमने कितना रासायनिक खाद यानी कि डीएपी और यूरिया का प्रयोग किया था, उसके कंपैरिजन में इस साल जो है दोस्तों उसको एकदम से हम खत्म कर देंगे तो आपकी मिट्टी में वो सॉलिड अवस्था में होगा और वो फसल के काम नहीं आता है। इसलिए उसको 25% कम करना चाहिए और उस उतनी मात्रा में आप गोबर की खाद को या आपकी जो कंपोस्ट खाद है उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं मात्रा कितनी लेनी है। अगर गोबर की खाद आपने डाली है पर्याप्त मात्रा में या कंपोस्ट खाद डाली है तो आप 30 से केजी प्रति एकड़ आप डीएपी ले लेंगे या आप एनपीके 12-32-16 ले लेंगे। इस इतना अगर आपने गोबर की खाद नहीं डाली है तो कम से कम 1 बैग प्रति एकड़ डीएपी की मात्रा की आवश्यकता होगी। अब क्यों होगी उसकी मैं कैलकुलेशन आपको बाद में बताऊंगा, आपको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो आप डाल देंगे। और इसके बाद आप इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट का कार्बन की मात्रा के लिए वो जरूर प्रयोग करेंगे। आप उसके लिए आप सागरिका ले सकते हैं, उसकी जो मात्रा होगी वो 8 से 10 केजी प्रति एकड़ की मात्रा में सीविड एक्सट्रैक्ट ले लें। कोई भी कंपनी का बायोटा वगैरह बहुत सारी कंपनियों का आता है, वो आप जरूर डालें। अगर आपने हरी खाद का पहले प्रयोग किया है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उस कार्बन की मात्रा जो भूमि है दोस्तों 0.30 से कम जा रही है तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कार्बन मात्रा की। इसलिए आप पोटेशियम ह्यूमेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं और भी बहुत सारी कंपनियों के सीविड आते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। माइकोराजा का भी प्रयोग कर सकते हैं। माइकोराजा का प्रयोग अगर आप करते हैं तो 4 से 5 केजी दानेदार माइकोराजा भी आप अंतिम जुताई के समय मिला करके आप लगा सकते हैं। अब इसमें जो है ये हो गया खादों का प्रबंधन दोस्तों। मैं यहाँ पर केवल इतनी ही बात करूँगा क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन में आपको बताऊँगा किस किस तरह से खाद का प्रयोग करना है। दूसरी बात, अगर आपने किसी कंपनी का ट्रीटमेंट वाला सीड लिया है यानी उसके अंदर पहले से ही ट्रीटमेंट हुआ है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आपके पास ट्रीटमेंट वाला बीज नहीं है तो बीज ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरत है। आप ऑर्गेनिक तरीके से बीज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसमें तंबाकू, चूना, गेरू इनका प्रयोग और गौमूत्र इनका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आप जो है मात्रा के तौर पर मैं आपको इतना बता दूं, सबको आइडिया होता है कि गेहूं का दाना पूरी तरह से लेपित हो जाना चाहिए, उतनी मात्रा में आप चूना 1 केजी आप ले सकते हो 1 बोरी के लिए और उसमें आधा केजी गेरू मिला सकते हो, गेरू जो आता है, और 50 से 100 ग्राम आप तम्बाकू मिला सकते हो ये। और गौमूत्र आप 1 लीटर से 1.5 लीटर 2 लीटर गौमूत्र जितने में वो लेपित हो जाए उसको छायादार जगह पर आप पहले लेपित करके और सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जब वो लेपित गेहूँ तैयार हो जाए उसकी बुवाई कर दीजिए। फिर आप देखिए न तो कोई रोग आएगा दोस्तों और बाली में भर के दाना आएगा, उसमें कंडुआ वगैरह वो भी नहीं आएंगे। तो ये बेहतर तरीका होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कैलकुलेशन की कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है खादों को। तो आइए उसके लिए ये आप वीडियो देखिए। एक बात और मैं बताना भूल गया दोस्तों, बीज की मात्रा कितनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है बीज की वैरायटी पर। कुछ प्रमाणित किस्में दावा करती हैं कि 10 केजी प्रति एकड़ बीज की मात्रा जो है डाली जाती है, लेकिन कुछ किसान भाई बताते हैं कि 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं का बीज डाला जाना चाहिए। अब ये आप आपके क्षेत्र के हिसाब से और वैरायटी के हिसाब से स्वयं चयन करें कि आपको कितने बीज की मात्रा लेनी है। अब खादों का कैलकुलेशन इस प्रकार आप करेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई में आप बात करते हैं हम गेहूं की किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। आप देखिए गेहूं में बुवाई में आपने डीएपी की मात्रा ले ली, आप ले रहे हैं 1 से 1.5 पैकेट डीएपी। अब आपने मान लो 1 पैकेट लिया है तो इसमें 50 केजी आपका आता है 1 पैकेट में। अब 50 केजी में इसमें फास्फोरस कितनी होगा, तो 50 केजी में जो फास्फोरस की मात्रा होती है दोस्तों वो होती है, क्योंकि 40% डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होती है। अब हम 40% का मतलब हो गया कि 100 किलो में 40 किलो फास्फोरस है, तो 50 केजी में 23 किलो फास्फोरस होगा और नाइट्रोजन इसमें होगी 9 केजी। अब हमने अगर 50 केजी 1.5 पैकेट लिया है, अगर मान लो ये 1 पैकेट लिया है तो 1 पैकेट के लिए तो ये हो गई, और अगर 1.5 पैकेट नीचे लिख देता हूँ, 1.5 पैकेट लिया है आपने तो उसमें जो फास्फोरस होगा वो आपका होगा कैलकुलेशन कर लीजिए आप, ये आएगा आपका 40/100 × 7.5 यानी कि 34.5 केजी आएगा। 34.5 ये आपका केजी है और इतने केजी आपका यहाँ फास्फोरस हो गया।
अब आवश्यकता कितनी है गेहूं में? गेहूं में दोस्तों फास्फोरस की जो आवश्यकता है वो 50 से 75 केजी फास्फोरस की आवश्यकता है गेहूं के अंदर। गेहूं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितना कितना चाहिए, इसके लिए आप पहले तो समझ लें। ये चाहिए आपका नाइट्रोजन चाहिए 50 से लेकर के 80 केजी अधिकतम, और ये फास्फोरस चाहिए आपका 30 से 40 केजी। 30 केजी पर्याप्त होता है वैसे तो, 30 केजी। और पोटेशियम चाहिए आपका 10 से 20 केजी। ये मात्रा है मानकों के अनुसार, अधिकतम मैक्सिमम मात्रा है ये मानकों के अनुसार। अब आप नाइट्रोजन की बात बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम बुवाई में डीएपी दे रहे हैं, तो डीएपी हमने यहाँ पे दिया है बुवाई में, क्योंकि बुवाई की बात कर रहे हैं। और यहीं पे आप चाहें तो पोटेशियम भी दे सकते हैं। पोटेशियम आपका जो देना है वो 10 से 20 केजी पोटेशियम आप दे दीजिए। 60% होता है उसके अंदर, तो यहाँ पर 20 केजी देंगे तो 10 केजी उसके अंदर पोटेशियम आ जाएगा। अब हम बात करें, इसमें आपने 1.5 बैग में 34.5 केजी फास्फोरस दे दिया, यानी कि हमारी फास्फोरस की मात्रा पूरी हो रही है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की दोस्तों। ये नाइट्रोजन बुवाई में कितनी पहुँच गई? तो बुवाई में हम देख रहे हैं कि 18% नाइट्रोजन, यानी कि 1 बैग में 9 केजी नाइट्रोजन है, तो 9 केजी, और हमने दिया है मान के चलो 1.5 बैग दिया है, 9 और 4.5 13.5 केजी नाइट्रोजन इसके अंदर पहुंच गई। अब फास्फोरस पहुंच गया, पूर्ति हो गई फास्फोरस की। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पहुंच गई इसके अंदर 13.5 केजी, अगर हमने फास्फोरस दे दिया है 34 केजी तो। यानी कि अब हमें टोटल नाइट्रोजन चाहिए 80 केजी को ले लेते हैं हम, मैक्सिमम वाली मात्रा को ले लेते हैं। तो 80 केजी में से आप 13.5 को घटा देंगे। 80 केजी में से आपका 13.5 जब घटेगा तो बचा आपका यहाँ पे बचता है 66.5 केजी। अब ये 66.5 केजी बच रहा है। अब ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, इतने की आवश्यकता नहीं है मेरे विचार से दोस्तों। आप इसमें 50 से 80 के बजाय 60 केजी आप नाइट्रोजन का प्रयोग करें, जिसमें से 13.5 केजी बुवाई में हो जाएगी ये, और 13.5 केजी जब 60 में से हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगी आपकी 46.5 केजी। और 46.5 केजी नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में, पहली सिंचाई के समय यानी कि 23 केजी आ गई, 23 केजी, और 1 पैकेट यानी कि 1 पैकेट जो है आप यूरिया के अंदर इतनी मात्रा में ये नाइट्रोजन होती है। आप ये पहली सिंचाई के समय दें। इसके साथ आप जिंक की मात्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं और सल्फर की मात्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से एक लेना है, दोनों एक साथ नहीं करना है। दूसरी सिंचाई में पुनः 1 बैग ले लें आप। ये प्रति एकड़ का हिसाब है, यानी कि 23 केजी, और यानी कि 1 पैकेट यूरिया, ये प्रति एकड़ है ये। अब यहाँ पर आपने अगर जिंक लिया था तो यहाँ पर आप सल्फर ले रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ होंगी। दोनों में एक बार जिंक ले लें और एक बार सल्फर ले लें, और इससे बेहतर खाद का प्रबंधन संभव नहीं है दोस्तों। ये है गेहूं के लिए। अब हम बात करते हैं आलू के लिए। आलू में खादों का प्रबंधन कैसे करेंगे आप देखिए। आलू में आपको मैंने पहले ही बता दिया है और फिर से बता देता हूं कि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो मात्रा चाहिएगी आलू में वो 75 केजी प्रति एकड़ आप यूज करेंगे, और फास्फोरस की जो मात्रा इसमें चाहिए वो 80 से 100 केजी प्रति एकड़ चाहिए। और पोटेशियम की जो मात्रा है, यहाँ पर हम पोटेशियम की बात बाद में करेंगे, पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब नाइट्रोजन में 75 केजी में आपने यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि बुवाई में हम फास्फोरस या डीएपी का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो फास्फोरस में डीएपी का आपने प्रयोग किया और आपको मात्रा चाहिए 75 केजी। तो 75 केजी के लिए आपको डीएपी का जो यूज करना होगा वो 4 बैग डीएपी यूज करना होगा। और 4 बैग डीएपी में आपके एक डीएपी के बैग में उस पर लिखा होता है डीएपी पर 46% आपका फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन लिखा होता है दोस्तों।
अब 46% फास्फोरस का मतलब हो गया एक बैग 50 kg का होता है तो उसके अंदर 23 kg फास्फोरस हो गया। 4 बैग में 23 × 4 बराबर कितना हो गया 92 kg। और हमें चाहिए था 75 से 80 kg फास्फोरस, 75 से 80 से 100 kg। तो 80 से 100 kg में आप समझ गए होंगे कि 92 kg हमारे लिए पर्याप्त है। तो आप 4 बैग डीएपी डालते हैं तो 92 kg यहाँ पर फास्फोरस की पूर्ति हो गई, मानकों के अनुसार पूर्ति है। अब इसमें नाइट्रोजन कितना चला गया, ये मुख्य बात है कि अब आगे हमें नाइट्रोजन की कितनी ज़रूरत है। तो दोस्तों 18% नाइट्रोजन का मतलब होता है 9 kg प्रति बैग। प्रति बैग, एक बैग के अंदर 9 kg नाइट्रोजन है तो 4 बैग में 4 × 9 बराबर 36 kg आपकी नाइट्रोजन बुवाई के अंदर आपने दे दी है दोस्तों। अब टोटल नाइट्रोजन यहाँ पर चाहिए 75 kg। तो 75 में से आप 36 घटा दीजिए। 75 में से आपने 36 घटा दिया, 75 में से 36 गए तो बचता है आपका 39 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता और है दोस्तों। यानी कि अगर हम इसको 80 ले लेते और 80 में से 36 घटाते तो मात्रा बचती आपकी 44 kg। यानी कि ये सीधा सीधा 2 बैग हो जाता है यूरिया का, यानी 23 दूनी 46 होता है। तो आप यानी 23 kg यहाँ और 23 kg यहाँ। इसको भी आपको पहली सिंचाई के साथ और यहाँ पर ये भी आपका ये दूसरी सिंचाई पर, ये आप इसमें यूरिया का प्रयोग आलू की खेती में कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आप पोटेशियम ह्यूमेट का प्रयोग करेंगे। आप पोटेशियम ह्यूमेट अगर आप प्रयोग करते हैं 1 kg प्रति एकड़ तो बहुत बेहतर। और यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे चिलेटेड जिंक का प्रयोग करते हैं तो ये, या आप जिंक सल्फेट यूज कर सकते हैं, जिंक सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, या चिलेटेड के रूप में आप जिंक लेते हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा आपका 500 ग्राम प्रति एकड़ और ये लेना पड़ेगा आपका 3 से 4 kg प्रति एकड़। इसको यूरिया के साथ आप मिला करके दे दीजिए बस। इसके बाद स्प्रे में आपको खाद देना है। इसके बाद ये 40 दिन का प्रोसेस हो जाएगा आपका। 40 दिन बाद ना यूरिया देना हो दोस्तों और कोई भी खाद आपको फेंक के नहीं देना है। सारी खादों का प्रबंधन स्प्रे के रूप में करना है। बाकी की जानकारी हम आपको बाद में देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।